Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 4, Solution Focused Counseling. This is a subsection of Unit 4, Other Therapies, Person-Centered Counseling and Solution Focused Counseling. This Unit 4 is from Block 2, Group B, MPCE 021, Counseling Psychology. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं एक चैप्टर के एक यूनिट के मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग दैट चैप्टर इज़. इस यूनिट के 3 वीडियोस आपको मिलेंगे. पहला जो था वो पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग के ऊपर था, दूसरा सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग पर ये बन रहा है और थर्ड जो होगा वो थर्ड सेक्शन के ऊपर होगा. इन तीनों वीडियोस के जो लिंक होंगे वो इनके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे. सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट. जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और इन वीडियोस को शेयर करना ना भूले सो दैट सारे स्टूडेंट्स को इसमें हेल्प मिल सके. लेट्स स्टार्ट विद सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग टुडे. अगर आप देखें तो यहाँ पे रेड मार्क है, इसका मतलब है कि ये पहले एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी एग्ज़ाम में आने की फुल चांसेस हैं. मैंने जितने प्रीवियस क्वेश्चंस साइकोलॉजी के जब से ये ब्रांच शुरू हुई इग्नू में तब से मैं ये देखती आ रही हूँ, नोटिस करती आ रही हूँ और मुझे ये आइडिया लगा है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो पहले नहीं आए और आ जाते हैं. सो आपको तैयारी पूरी करनी है, बट जिसमें अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट वो तो पढ़ के जाइए जिसको मैं रेड मार्क दिखा रही हूँ. जिसमें रेड मार्क है यानी वो पहले आ चुका है और आगे भी आने की फुल चांसेस हैं. नाउ कमिंग टू द टॉपिक सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग. जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये वो काउंसलिंग का पार्ट है जहाँ पे हम सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और प्रॉब्लम्स पे कम फोकस करते हैं. ये जो डेवलप हुई थी ये वाली टेक्निक ये स्टीव डी शेजर, इंसोबर्ग, ईव लिप्चैक एंड मिशेल वीनर डेविस इन्होंने डेवलप की थी. ये पोस्ट मॉडर्न अप्रोच मानी गई है और इस जैसे कि मैंने बताया कि ये फोकस करती है सॉल्यूशंस पे और स्ट्रेंथ्स पे फोकस करती है क्लाइंट के. सो इसको और नामों से भी जाना जाता है. सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी भी बोलते हैं जिसको SFBT के नाम से और ब्रीफ थेरेपी के नाम से भी जानते हैं जिसे BT कहते हैं. सो ये इस नाम से जानी जाती है. ये इसमें हम क्लाइंट की लाइफ पे क्या चीज़ वर्क कर रही है उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो ट्रेडिशनल मॉडल्स थे जिसमें हम प्रॉब्लम को फोकस करते थे कि बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम थी, चाइल्डहुड में कोई इश्यूज थे. इन सब चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते इस टाइप की काउंसलिंग में. जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को असिस्ट करता है कि वो एक्सेप्शंस पे ज़्यादा ध्यान दे. कब ऐसा हुआ था कि उसको प्रॉब्लम तो थी लेकिन प्रॉब्लम कम थी या प्रॉब्लम नहीं थी, तो ऐसी क्या सिचुएशंस थी, ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस थी जिन्हें हम एक्सेप्शंस मान रहे हैं सो दैट वो उससे रिकवर कर गया या वो ढंग से रह रहा था उस वक्त. तो हम प्रमोट करते हैं कि क्लाइंट जो है वो एक्सेप्शंस को डिस्कवर करे और वो टाइम्स जिसमें प्रॉब्लम थी ही नहीं उसकी लाइफ में या फिर ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स नहीं थी. सो हम पॉजिटिव साइड देखते हैं प्रॉब्लम की रादर उसके नेगेटिव साइड को देखने के, और हम बिलीव करते हैं कि जो पर्सन है वो खुद अपनी चॉइसेस से सॉल्यूशंस निकाल सकता है. इसमें हम ये जो पूरा मॉडल है ये मिनिमाइज करता है पास्ट चीज़ों के ऊपर. जैसे कि मैंने पहले बताया प्रॉब्लम्स पे कम, स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रीवियस सक्सेसेस पे ध्यान दिया जाता है. हम क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग को पे काम करते हैं, वो कितना समझता है अपनी सिचुएशन को और कैसे वो सिचुएशंस में कुछ अलग करके कर सकता है सो दैट उसकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए. उसकी स्किल बिल्डिंग पे हम काम करते हैं. जैसे पुरानी की जो बाकी मॉडल्स हैं वो बिहेवियर चेंज पे काम करते हैं या स्किल बिल्डिंग पे काम करते हैं. हम ऐसा नहीं करते हैं सोल्यूशन फोकस्ड में. सोल्यूशन फोकस्ड में हमारा ध्यान ज़्यादातर इसी बात पे होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसमें क्या चीज़ें वर्क कर रही थी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उस पर काम करते हैं. सो हम स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंस, पॉसिबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर डेफिसिट्स, वीकनेसेस और लिमिटेशंस के कंपैरिजन में.
फिर हम क्लाइंट के रिसोर्सेज को बिल्ड करते हैं। इसमें हमारी एम होती है कि हम क्लाइंट को हेल्प करें सो दैट वो जो रिकंस्ट्रक्ट कर सके अपनी सॉल्यूशंस को ठीक से और अच्छे से निकाल सके। सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी जो है ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से कैसे डिफर है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस पे फोकस करना है कि हम एक्सप्लोर करते हैं प्रॉब्लमेटिक फीलिंग्स, कॉग्निशंस, बिहेवियर्स और इंटरेक्शन जो है ये पुराने चीज़ों में देखा गया है, पुराने जितने भी मॉडल्स हैं काउंसलिंग के उसमें देखा गया है, और इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं जो हम कन्फ्रंटेशन करते हैं, क्लाइंट एजुकेशन करते हैं, ये पुरानी सारी टेक्निक्स थी, उससे ये डिफर है। पहली बात तो हम ये बताएंगे कि ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्यूशन फोकस्ड डिफरेंट है। तो ये जितने भी मैंने टर्मिनोलॉजीज अभी ली थी वो सारी पुराने मॉडल्स में होती है। नाउ जो सॉल्यूशन फोकस्ड है ये हेल्प करता है क्लाइंट को अपने विजन को क्लियरली देखने में कि उसके फ्यूचर में वो क्या चाहता है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हम एक्सप्लोर करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं एक्सेप्शंस को। हम जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थे ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ्स पे हम फोकस करते हैं, हम को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके रिसोर्सेज को। सो क्लाइंट स्पेसिफिक पाथवे को हम फॉलो करते हैं। हर एक क्लाइंट का अपना तरीका होता है सोल्यूशन निकालने का, तो हम सिर्फ इतना करते हैं कि क्लाइंट को मोटिवेट करते हैं वो सोल्यूशन पे काम करने के लिए, अपने गोल को डिफाइन करने में, उसकी स्ट्रेंथ्स को डिफाइन करने में और रिसोर्सेज फाइंड आउट करने में। नाउ कमिंग टू बेसिक अजम्पशन, अगेन आप यहाँ मार्क देख रहे हैं, यानी कि एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की फुल चांसेस है। बेसिक अजम्पशंस इन्होंने कई लोगों के बारे में बताई है, जैसे कि वॉल्टर एंड टेलर के बारे में पहले बताई है, जो 1992 एंड 2000 में इन्होंने बताया था सॉल्यूशन फोकस थेरेपी को डिफाइन किया था। ये जो मॉडल है ये बताता है कि कैसे लोग चेंज हो सकते हैं, कैसे अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसका ये है बेसिक अजम्पशन का, जो इंडिविजुअल होता है जो थेरेपी के लिए आता है, इनके अंदर कंपैटिबिलिटी होती है अपने प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करने की। लेकिन क्या होता है कि उसको कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, वो ठीक से देख नहीं पाता कि क्या कैसे एक्ट करना है, और जब प्रॉब्लम फोकस थिंकिंग को प्रिवेंट कर देता है उस पीपल को, लोग वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम फोकस थिंकिंग होने की वजह से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का। तो फर्स्ट स्टेप हम यही लिखेंगे कि उसकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव थिंकिंग ब्लॉक हो जाती है, वो प्रॉब्लम फोकस ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन फोकस्ड, और इस वजह से वो देख नहीं पाता उसकी जो वो इफ़ेक्टिवली कैपेबल है करने के लिए सब कुछ, लेकिन उस टाइम के लिए वो ब्लॉक हो गया होता है। सेकेंड एजम्पशन हम ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव फोकस जब हम करते हैं सोल्यूशन की तरफ और फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं तो इसकी एडवांटेजेस होती हैं। जो क्लाइंट है वो उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है जो उसके लिए अच्छी है, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ की तरफ सोचना शुरू कर देता है और उसके बारे में डिस्कस करता है। तो जब वो सोल्यूशन की तरफ सोचता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि वो जल्दी से आंसर निकाल सके। थर्ड जो बेसिक अजम्पशन हम करके चल रहे हैं कि हर एक प्रॉब्लम में एक्सेप्शंस होते हैं, यानी हर एक प्रॉब्लम में एक ऐसा रास्ता होता है जहां से हम सोल्यूशन की तरफ पहुंच सकते हैं। तो जब हम एक्सेप्शंस के बारे में क्लाइंट से बात करते हैं तो क्लाइंट अपने ऊपर कंट्रोल करने शुरू कर देते हैं, उसको पता चल जाता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, कौन सा रास्ता सही है। तो जब क्लाइंट एक्सेप्शंस की पॉसिबिलिटीज़ को देखना शुरू कर देता है तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है कम टाइम के लिए। फोर्थ एजम्पशन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो क्लाइंट है वो हमेशा एक ही साइड देखता है प्रॉब्लम का, दूसरी साइड नहीं देख पाता। तो हम थेरेपी में हम इनवाइट करते हैं क्लाइंट को कि वो दूसरी साइड भी देखे प्रॉब्लम के। फिफ्थ एजम्पशन माना गया है कि जो छोटे छोटे चेंजेस अगर हम करें तो वही बड़े चेंज में चेंज हो जाती है, छोटे छोटे स्टेप से बड़ा डिफरेंस आता है। तो ये इस एजम्पशन को मान के चलते हैं। सिक्स्थ एजम्पशन है कि क्लाइंट चाहता है चेंज और उसमें कैपेसिटी होती है चेंज की, और वही एक ऐसा इंसान है जो उस चेंज को कर सकता है। तो थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ मिलके ये डिवाइस करता है तरीका जिससे वो इस पैटर्न में
चला जाए, अपने आप पे बिलीव करना सीखे। जब वो बिलीव करेगा खुद पे तो अपने आप ही सॉल्यूशंस निकलना शुरू हो जाएंगे। जब कोऑपरेट करेगा तो जो रेजिस्टेंसेज हैं वो नहीं आएंगी उसकी लाइफ में। नेक्स्ट 7th अजम्पशन ये है कि क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं उसकी इंटेंशन पे कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जब तक राइट सोल्यूशन नहीं मिलेगा किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, जब तक कि इंसान खुद उस पर अप्लाई नहीं करेगा, कुछ एक्शन नहीं करेगा। तो हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है और हर एक के पास सोल्यूशन होता है। तो ये तो थे वॉल्टर एंड वॉल्टर एंड पैलर के एजम्पशंस जो उन्होंने बताए थे कि ये बेसिक एजम्पशंस हैं सॉल्यूशन फोकस्ड के। नाउ ओ हैनलन एंड वीनर डेविस ने 1989 यही थे जिन्होंने फाउंड किया था, फाउंडेशन रखी थी सॉल्यूशन फोकस थेरेपी के 1989 में। सो इनका कहना था, इनके क्या बेसिक एजम्पशंस थे। इनके जो एजम्पशंस थे वो ये है कि हर एक इंडिविजुअल जो है जब वो थेरेपी के लिए आता है तो उसमें स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज और एबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और लाइफ को फेस करने के लिए बिल्कुल होती है, हमेशा होती है। सेकंड, इनका एजम्पशन ये है कि हम चेंज हमेशा पॉसिबल है और ये होता आ रहा है, चेंज हमेशा हो रहा है, हर पल हो रहा है चेंज। थर्ड, इनका एजम्पशन है जो काउंसलर का जॉब होता है वो जॉब होता है कि वो क्लाइंट की हेल्प करे चेंजेस जो हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने में, और हेल्प करे कि वो और ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ला सके क्लाइंट अपनी लाइफ में। फोर्थ एजम्पशन माना जा रहा है इसमें ये मानते हैं कि जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है उनमें कोई ज़्यादा हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत नहीं होती उसको रिजॉल्व करने की। फिफ्थ एजम्पशन है जो रिजोल्यूशन है प्रॉब्लम का, उसमें कॉज पता लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें ये पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रॉब्लम हुई कैसे, हमें सिर्फ सोल्यूशन पे काम करना है। सिक्स्थ एजम्पशन ये है कि छोटे छोटे चेंजेस ही बड़े चेंजेस लेकर आएंगे, ये ऊपर वाले एजम्पशन में भी थी ये चीज़ें। सेवेंथ एजम्पशन ये है कि एक्सेप्शंस बहुत कम होते हैं, लेकिन क्लाइंट जो होता है वो ही एक अकेला ऐसा इंसान है जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है उन एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको रिपीट करने में। एट्थ एजम्पशन है चेंज और प्रॉब्लम जो होती है, रिजोल्यूशन जो होता है वो बहुत जल्दी से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर हम सिर्फ सोल्यूशंस पे ध्यान दें। और एक तरीके से ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम देख सकते हैं सॉल्यूशंस। तो ये एजम्पशन थे ओ हैनलन एंड वीनर डेविस के। नाउ जनरल एजम्पशंस क्या है, मतलब इस सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग में सब में कौन से ऐसे कॉमन पॉइंट है जो यूज हो रहे हैं। तो अगर आपको वॉल्टर एंड पैलर के नाम से पूछा जाए तो आपको ये एजम्पशन लिखने हैं जो 7 है, और अगर ओ हैनलन एंड वीनर डेविस के बारे में पूछते हैं तो आपको ये 7 एजम्पशन लिखने होंगे। लेकिन अगर जनरल एजम्पशन पूछते हैं तो आपको ये डालने हैं जो मैं अब बताने जा रही हूँ। जैसे कि क्लाइंट जो होता है वो खुद एक्सपर्ट होता है और बेस्ट डिसाइड कर सकता है कि क्या होना चाहिए सोल्यूशन। जो थेरापिस्ट होता है वो क्लाइंट की रियलिटी को, जिस तरह से क्लाइंट अपनी लाइफ को देखता है उसको एक्सेप्ट करता है थेरापिस्ट। थेरेपी जो होता है वो कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव तरीका है, मतलब कि क्लाइंट जो काउंसलर है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दे सकते कि भाई मैंने जैसा बोला वैसा करो, ऐसा नहीं, दोनों को मिलके एक्शन करना होगा क्लाइंट जो चाहता है उसके हिसाब से। फिर जो रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं उन्हीं को यूज़ करता है क्लाइंट। इसमें देखिए 12 है जनरल एजम्पशंस, लेकिन छोटे छोटे हैं, बहुत ईजी हैं। तो अब ये 6 मार्कर में आ सकता है क्योंकि 1 मार्क में 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको। सो नाउ जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बिहेवियरल होना चाहिए एंड ऑब्टेनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि गोल जो है वो ऐसा रख लिया जिसको आप ऑब्टेन ही नहीं कर सकते, कभी अचीव ही नहीं कर सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो प्रॉब्लम्स है वो रिफ्रेम की जा सकती हैं पॉजिटिव वे में। देन 7th है कि फोकस जो होता है वो राइट होना चाहिए और जिस पे आप गोल जो आप काम कर रहे हैं वो वर्किंग होना चाहिए। गोल्स हमेशा पॉजिटिव टर्म में सेट किए जाएंगे। 9th है कि पीपल जो हैं वो बहुत ससेप्टिबल होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। 10th एजम्पशन ये है कि क्लाइंट से मत पूछो कि तुम कुछ करो, सक्सीड होने के से पहले ऐसा करो वैसा करो, वो सब हमें नहीं बोलना है। 11th है कि एनालाइज, प्रॉब्लम को एनालाइज मत करो, प्रॉब्लम की तरफ कंसंट्रेट मत करो, सोल्यूशन की तरफ करो। एंड 12th है कि सर्वाइवर बनो, विक्टिम मत बनो। तो सर्वाइवर के लिए क्या चाहिए वो ध्यान देना पड़ेगा।
नाउ कमिंग टू थेराप्यूटिक प्रोसेस, यानी कि थेरेपी कैसे शुरू होगी, कौन से प्रिंसिपल लगाए जाएंगे। तो सोल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी, जैसे कि मैंने बताया कि सोल्यूशन फोकस थेरेपी को सोल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी भी कहते हैं। तो ब्रीफ का मतलब होता है जो शॉर्ट में खत्म हो जाए, कम टाइम में खत्म हो जाए। तो इसमें इन्होंने वही सेम चीज़ बोली है जो ऊपर बोली थी कि स्ट्रेंथ रिजिलियंस पे ध्यान देंगे हम क्लाइंट के, हम सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे, प्रॉब्लम पे नहीं ध्यान देंगे, प्रॉब्लम्स के एक्सेप्शंस पे ध्यान देंगे। हमारी जो इंटरवेंशंस होंगी वो एनकरेजिंग होंगी सो दैट क्लाइंट एनकरेज हो करने में। और अब इन्होंने एक और चीज़ बताई है, प्रिंसिपल और टेक्निक्स में क्या फ़र्क है। प्रिंसिपल वो है जो हम हर एक टाइप की थेरेपी में यूज़ होता है, एक ओवरऑल कॉमन पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं इस थेरेपी को करते हुए। और टेक्निक होता है कि इसी थेरेपी के अंदर कौन कौन से तरीके हैं करने के। तो ये डिफरेंस है। तो मेन प्रिंसिपल सोल्यूशन फोकस थेरेपी के क्या है वो इन्होंने बताया, जैसे कि स्टार्ट वेयर द क्लाइंट इज और अडेप्ट टू द स्टेज इन विच द क्लाइंट फाइंड्स हिमसेल्फ। फर्स्ट प्रिंसिपल है ये। देखिए इसमें टिक लगा है, रेड मार्क है, यानी एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान से करना है। हमें पहले क्लाइंट के बारे में जानना है कि वो कौन सी स्टेज पे है, अभी वो किस स्टेज पे है और क्या सोचता है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, वो अपनी मर्जी से आया है कि उसकी किसी ने पुश करके भेजा है, किस तरह के लेवल पे है, उसी को लेकर फिर हम शुरू करते हैं। तो ये 3 बताएं। एक है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट होता है वो पर्सन जिसको ये क्लियर रिक्वेस्ट नहीं की उसने हेल्प के लिए। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल बताया है कि एक वाइफ है जो ड्रिंक करती है और वो इसीलिए ड्रिंक करती है क्योंकि उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारियां आ गई। उसका हस्बैंड लेट आता है काम से, वो अकेली पड़ जाती है, तो उससे कोप अप करने के लिए शी ड्रिंक्स। एक होता है कंप्लेनेंट, हमेशा उसको शिकायत ही होती है चाहे उसको कैसी भी सर्कमस्टांसिस में रख दो। तो वो हेल्प के लिए आया लेकिन उसकी क्लियर रिक्वेस्ट नहीं है, उसने ये नहीं बोला कि मेरी काउंसलिंग करनी है। नेक्स्ट होता है विजिटर, जिसको धक्के मार के भेजा गया है, या तो डॉक्टर ने भेजा है या फ्रेंड ने भेजा है या किसी रिलेटिव ने भेजा है। फिर होता है एक बायर। बायर वो होता है जो अपनी मर्जी से आया, उसको पता है कि उसके साथ प्रॉब्लम है एंड दैट पर्सन रियली नीड्स काउंसलिंग। तो ये तो था फर्स्ट प्रिंसिपल कि कहाँ पे क्लाइंट किस स्टेज पे है इनमें से, और उसी के बेसिस पे फिर हम उससे उसकी काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं। जो पर्सन खुद से हेल्प मांग रहा है तो उससे तो हम आसानी से बातचीत कर सकते हैं और सोल्यूशंस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो स्टेजेस में है उनको हमें कैसे कन्विंस करना है कि उनको क्या करना है, वो अलग फिर सिनेरियो हो जाएगा। सेकंड प्रिंसिपल है यूज एंड एनहांस दी क्लाइंट्स कॉम्पिटेंस। हमें उसकी कॉम्पिटेंस को यूज करना है। हम पहले उसकी एबिलिटीज, हर एक पर्सन में एबिलिटीज होती है, कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो उसने पहले लगाया था अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जो थेरेप्यूटिक प्रोसेस होता है उसमें यही चीज़ें आगे लाने की तरीके होते हैं। उनको बताना होता है क्लाइंट को कि भाई आप कर सकते हो, आप में ये कैपेबिलिटीज़ हैं। जब वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करने लगता है अपनी एबिलिटीज़ को, और वो इस सिचुएशन में थेरेपिस्ट सजेस्ट कर सकता है कि वो और अच्छे तरीके से काम कर सकता है इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके। थर्ड प्रिंसिपल है डिफाइन क्लियर गोल्स एंड ऑब्टेनिंग द क्लाइंट्स कोलैबोरेशन। अब जब हमें ये पता चल गया क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, तो हम प्रॉब्लम का सोल्यूशंस क्या क्या पॉसिबल है ये हम क्लाइंट से पूछेंगे, और ये भी पूछेंगे कि वो अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहता है, किस तरह का लाइफ को वो एक्सेप्ट करना चाहता है, किस तरह क्या क्या सोल्यूशन समझता है वो। जब ये हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह से कोप अप कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को आज तक, और अभी वो अपने गोल्स को कैसे डिफाइन करना चाहता है, और कुछ एग्जांपल्स हम उससे पूछ सकते हैं उसकी लाइफ के कि उसने कैसे कोप किया आज तक। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे और एक कोलैबोरेशन बनाएंगे क्लाइंट के साथ। नेक्स्ट है चेंज क्लाइंट्स परसेप्शन एंड एक्सपीरियंसेस। अब हम उसके इमोशनल एक्सपीरियंसेस को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे सो दैट वो आगे सॉल्यूशंस को ठीक कर सके। तो करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, वो होता है कि पेशेंट को एक्सपोज कराना कुछ फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस से, सो दैट वो अपनी इमोशनल सिचुएशन को पहले जब नहीं हैंडल कर पाया था तब क्या सिचुएशन थी, और हम ऐसी कैसी सर्कमस्टेंसेस बना ले कि वो अपनी इमोशनल सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो हम दोनों सिनेरियोज देखते हैं इसमें कि वो पहले किस इमोशनल सिचुएशन में था जिसकी वजह से वो हैंडल नहीं कर पा रहा था अपनी प्रॉब्लम्स, और हम कैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज कर सकते हैं सो दैट वो इन चीज़ों को हैंडल कर पाए। तो हम डिस्क्राइब करेंगे उसकी एबिलिटीज़ को सो दैट अपने एक्सपीरियंसेस से वो आगे नई अपॉर्चुनिटीज़ में काम कर सके। नेक्स्ट है सोल्यूशन ओरिएंटेड लैंग्वेज। जब क्लाइंट अपने बारे में बता रहा होता है तो एक पर्टिकुलर टोन और पर्टिकुलर लैंग्वेज और पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ करता है बताते टाइम।
काउंसलर का काम है कि उसी की लैंग्वेज में, उसी की पॉजेज में, उसी की शब्दों में उससे बात करे। जब वो ऐसा करेगा तो क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि कोई है जो मुझे सुनता है, समझता है, और वाकई वो उसको सपोर्टिव लगेगा, रेस्पेक्टफुल लगेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें उसी के लैंग्वेज में उससे बात करना है। और लेकिन हमारी जो भाषा है वो डिनायल, कन्फ्रंटेशन वाली नहीं होना चाहिए, या सजेस्टिव या ऑल्टरनेटिव देने वाली नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ उसको सपोर्टिव एंड रेस्पेक्टफुल रहना है उसके साथ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रीस्टोर एंड एनहांस होप एंड पॉजिटिव एक्सेप्शंस। हम उसको हेल्प करेंगे कि वो होप्स फिर से डेवलप कर ले और उसका पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रहे सॉल्यूशंस के फॉर्म में, और पेशेंट के अंदर जितने भी निगेटिविटी है उसको हम कम ऑल्टरनेटिव वे में सोचने के लिए उसको मोटिवेट करेंगे। नाउ इसमें इन्होंने समअप में वही सेम चीज़ दिया है जो मैंने अभी बताया, तो आई डू नॉट वांट टू रिपीट इट क्योंकि ये टाइम वेस्ट है बार बार। तो समअप में यही है कि उसके निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में चेंज करना, प्रॉब्लम की जगह सोल्यूशन को देखना, उसकी स्किल्स पे ध्यान देना, उसकी स्ट्रेंथ्स को देखना, उसको ज़्यादा कैसे उसने डील किया, एक्सेप्शंस को हैंडल करना, वो सब है इसमें। नाउ वॉल्टर एंड पेलर जो थे उन्होंने 4 स्टेप्स बताए थे इस पूरे प्रोसेस में, SFBT के प्रोसेस में। तो फर्स्ट प्रोसेस है कि फाइंड आउट व्हाट क्लाइंट्स वांट रादर देन सर्चिंग फॉर व्हाट दे डू नॉट वांट। हमें ये देखना है कि क्लाइंट क्या चाहता है, ये नहीं देखना कि उसको क्या नहीं चाहिए। फिर डू नॉट लुक फॉर पैथोलॉजी, हमें उसकी बीमारी नहीं खोजनी है, उसके अंदर पेशेंट के अंदर बीमारी नहीं खोजनी है कि उसके अंदर बीमारी क्या है। हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो डायग्नोस्टिक लेवल है उसको रिड्यूस करने का। हम क्लाइंट के अंदर ये देखेंगे कि वो क्या चीज़ें उसकी लाइफ में काम कर रही हैं, वर्किंग है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको हेल्प कर रही हैं, और उसको एनकरेज करेंगे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। थर्ड स्टेप है प्रोसेस में इसके कि अगर क्लाइंट जो कर रहा है वो उसको सही आउटपुट नहीं दे रही है तो हम उसको चेंज करने के लिए बोलेंगे, उस चीज़ को मना करेंगे बार बार करने के लिए जिससे उसको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। तो ये थेरेपी जो है इसको ब्रीफ माना गया है क्योंकि हम ये जो हर एक सेशन जो होता है वो इस तरह से हमें डील करना है जैसे कि वो आखिरी सेशन है। हमें कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी उसके सॉल्यूशंस को रिजॉल्व करने की, उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की सॉल्यूशंस के थ्रू। तो इसलिए हमें हर एक सेशन को इस तरह से हैंडल करना है जैसे कि ये उसका आखिरी सेशन है, इसके बाद वो नहीं आएगा, इस तरह से। तो हम फोकस करते हैं क्लाइंट का में चेंज लाने की, और हम इस पे नहीं ध्यान देते कि उसको भाई हमें डायग्नोसिस ही करना है, उसको उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट करना है। हमारी वही जो ऊपर मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज में बात करो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझो, उसी से सोल्यूशंस पूछो और उसको बताओ कि सबसे बढ़िया तरीके से उसने कब हैंडल की थी अपनी प्रॉब्लम, एंड उसी स्टेप्स को फिर से क्या हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। नाउ कमिंग टू थेरेपेटिक गोल्स ऑफ SFBT। इसके थेरेपेटिक गोल क्या है? देखिए वॉल्टर एंड पेलर का ज़्यादा नाम आ रहा है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। इसमें इन्होंने बताया कि गोल्स क्या क्या होने चाहिए। पहले तो हमें स्टेट करना है क्लाइंट की लैंग्वेज में पॉजिटिवली। फिर दूसरा है प्रोसेस और एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारा ये जो गोल है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। थर्ड है कि ये बहुत स्ट्रक्चर्ड हियर एंड नाउ वाली अप्रोच होनी चाहिए, मतलब हम अभी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम पुरानी कोई उठा के नहीं सॉल्व करना शुरू करेंगे। देन जो गोल होगा वो अटेनेबल होगा, कॉन्क्रीट होगा, स्पेसिफिक होगा, और ये क्लाइंट ही इस चीज़ को कंट्रोल करेगा, इस पे हमें ध्यान देना है। तो ये थेरेपेटिक गोल्स के बारे में बात की है। स्टेप्स क्या क्या होंगे? अब ना स्टेप्स की बात करें तो इन्होंने 5 स्टेप्स दिए हैं। इसमें इन्होंने ये बताया कि हम क्या क्या क्वेश्चन करेंगे क्लाइंट से, जैसे कि क्लाइंट को हम पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी प्रॉब्लम को बताए, कि उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करे। तो जो थेरेपिस्ट है वो रेस्पेक्टफुली और केयरफुली क्लाइंट के आंसर को सुनेगा, और क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा हाउ कैन आई बी यूजफुल टू यू। हम ये क्वेश्चन करेंगे और उसका फिर आंसर उससे पूछेंगे कि क्या वो उसका प्रॉब्लम क्या है, वो अच्छे से डिस्क्राइब करेगा। सेकंड हम पूछेंगे उससे व्हाट विल बी डिफरेंट इन योर लाइफ व्हेन योर प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड। हम ये पूछेंगे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आपकी लाइफ में डिफरेंट क्या होगा। तो ये वेल फॉर्म्ड गोल भी बन जाएगा हमारा, जो उसका जो चेंज वो अपनी लाइफ में देखना चाहता है वो हमारा गोल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे कि व्हाट दे डिड टू मेक दीज इवेंट्स हैपन। अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है कि उसको अपनी लाइफ में बिना प्रॉब्लम के ऐसी ज़िंदगी चाहिए,
तो वो उस ज़िंदगी को पाने के लिए क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। तो ये जो थेरेपिस्ट है जब क्लाइंट से ऐसे क्वेश्चंस करेगा तो हम ये पूछेंगे कि प्रॉब्लम फ्री स्टेट कैसी थी उसको, वो कैसा फील करता था, और क्लाइंट को असिस्ट करेंगे वो एक्सेप्शंस को एक्सप्लोर करने की, और एम्फेसिस डालेंगे कि वो उसको ठीक करने के लिए, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो क्या 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 किया, उसने क्या किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम उससे कर सकते हैं कि कैसे जो सेशंस है जब ये एंड हो जाएगा, सोल्यूशन बिल्डिंग कन्वर्सेशन, ये ऊपर हम वही कर रहे थे सोल्यूशन बिल्डिंग कन्वर्सेशन, ये जब एंड हो जाएगी तो जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को एक समरी में फीडबैक बताएगा, उसको एनकरेज करेगा और सजेस्ट करेगा क्लाइंट को कि क्या हो सकता है, और नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस किया जाएगा। जो थेरेपिस्ट और क्लाइंट है वो इवेलुएट करेंगे कितनी प्रोग्रेस आई है अभी तक सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन में पहुंचने के लिए, और उसको रेट करेंगे, एक रेटिंग स्केल पे रेट करेंगे इस प्रॉब्लम को कि कैसे क्या क्या हमने अचीव कर लिया और अभी कितनी प्रॉब्लम बाकी है, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट है सोल्यूशन फोकस टास्क क्या क्या होंगे। ये इन्होंने ये मॉलनर एंड डी शेजर ने 1987 में दिया था। इन्होंने 5 टास्क बताए थे और करस्पॉन्डिंग रैशनल मतलब एम एक तरह का, उसका मकसद क्या है करने का। तो रैशनल मैं रैशनल पहले बोलूंगी, टास्क बाद में बोलूंगी, सो दैट आपको जल्दी समझ में आए, क्योंकि हम अगर पहले टास्क बोलेंगे और रैशनल बाद में बोलेंगे तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। तो रैशनल में अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने बताया कि जो टास्क जो भी क्लाइंट को दिया होगा वो प्रॉब्लम, दिस टास्क इज गिवन इफ द क्लाइंट इज एबल टू कंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम। हम ये जो ऊपर वाला टास्क 1 है ये हम क्लाइंट को कब देंगे, क्लाइंट को तब देंगे जब उसको पता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और गोल क्या है, और वो आइडेंटिफाई और एम्पलीफाई कर पाएगा एक्सेप्शंस को, तब हम उसको गोल देंगे। गोल क्या देंगे, बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट टाइम I would like you to observe so that you can tell me next time about those times when you are able to make it happen। यानी हम उसको बोलेंगे अभी और पहले के बीच में तुमने ऐसा क्या किया था, सो दैट तुम्हारे को पता था तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो हम ये वाला उससे क्वेश्चन करेंगे और वो नेक्स्ट सेशन में जब आएगा तो ये आंसर लेके आएगा। यानी ये कब देना है हमें, जब हमें पता है कि उसको प्रॉब्लम के बारे में पता है, उसको गोल भी पता है, और वो उसको ये भी पता है कि एक्सेप्शंस क्या हैं, किन एक्सेप्शंस को वो डिटेल में बता सकता है कि इस कंडीशन में मेरी प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट रैशनल जो है सेकंड टास्क के लिए वो ये है कि टास्क इज गिवन इफ द क्लाइंट इज एबल टू कंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम एंड गोल एंड आइडेंटिफाई एक्सेप्शंस बट अनएबल टू एम्पलीफाई एक्सेप्शंस। वो सब कर सकता है। इसके ऊपर वाला मैं अभी पढ़ूंगी टास्क 2 हमें क्या देना है, लेकिन जब जो क्लाइंट है वो प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम बता सकता है, गोल भी बता सकता है, एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई भी कर पा रहा है कि मैंने ये चीज़ डिफरेंट की थी, लेकिन उसको डिटेल में नहीं बता पा रहा एक्सेप्शन को, तब हम उससे क्या पूछेंगे, बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन टू एंड मेक नोट ऑफ वॉट यू डू व्हेन यू आर एबल टू इफेक्टिवली कोप विद और डील विद द प्रॉब्लम। हम उससे ये बोलेंगे अभी और पहले तुम क्या नोट बना सकते हो कि जब तुम्हारे को प्रॉब्लम को तुम डील कर पा रहे थे और उसे कोप अप कर पा रहे थे इफेक्टिवली, उसके ऊपर। नेक्स्ट रैशनल हमारा क्या है कि हम क्लाइंट को टास्क हम देंगे, ये सोच कब देंगे, ये वाला ऊपर वाला थर्ड टास्क, जब जो क्लाइंट है वो प्रॉब्लम तो कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है, गोल भी बता पा रहा है, पोटेंशियल एक्सेप्शंस भी बता पा रहा है, लेकिन एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। उसको पता है कि क्या क्या चेंजेस आए होंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तब हम ये पूछेंगे उसकी लाइफ में क्या हुआ था जब तुम उस चीज़ को, जो अच्छी चीज़ है उसकी लाइफ की, वो उसको कंटिन्यू करना चाह रहे थे, वो आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में ये अच्छी चीज़ बार बार हो। तो इसका मतलब उसको ये पता है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये चीज़ नहीं हो रही जो उसको चाहिए है, उसको ये भी पता है उसको ये चीज़ चाहिए है, और एक्सेप्शंस भी पता है कि क्या क्या लोगों के साथ होने से ये चीज़ें हुई थी, बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि एग्जैक्टली क्या सर्कमस्टांसेस थी। फोर्थ टास्क है जब क्लाइंट है वो प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है लेकिन गोल भी नहीं कंस्ट्रक्ट कर पा रहा, उसको नहीं पता उसका गोल क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, ट्राई टू अवॉइड मेकिंग एनी ड्रास्टिक चेंजेस। हम उसे बोलेंगे कि कोई ज़्यादा चेंजेस मत लाओ अपनी लाइफ में,
थिंक अबाउट वॉट यू विल बी डूइंग डिफरेंटली व्हेन थिंग्स आर इम्प्रूव्ड। तुम क्या अलग कर रहे होगे सो दैट तुम्हारी प्रॉब्लम्स इम्प्रूव हो जाए। तो ये हम उसको टास्क देंगे, फोर्थ टास्क, जब उसको गोल नहीं पता होता उसे बोलेंगे कोई बड़ा चेंज मत लाओ, और दूसरा कि तुम क्या अलग करोगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा वाला। नाउ फिफ्थ जो टास्क है उसका हमारा रैशनल होगा कि क्लाइंट जो है वो सीवियर क्राइसिस में है, मतलब उसको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, बस सब कुछ खराब हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, तब हमारा टास्क है, जो सिचुएशन है वो वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा खतरे में है पेशेंट या क्लाइंट, बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट टू थिंक अबाउट व्हाई द सिचुएशन इज़ नॉट वर्स। अब आपको ये सोचना है क्लाइंट को कि इससे भी बुरी हो सकती है सिचुएशन, लेकिन अगर वो बुरी नहीं है तो बुरी से थोड़ा बेहतर कैसे है, ऐसा क्या है जो और बुरी नहीं हो रही सिचुएशन, तो वो उस सोल्यूशन की तरफ सोचना शुरू कर देगा। नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक, सोल्यूशन फोकस टेक्निक्स। ये भी आ सकती है एग्जाम में, 2 अभी तक नहीं पूछी गई लेकिन हो सकता है आगे आ जाए। इसमें ये 6 टेक्निक्स इन्होंने दी है, तो हम 1 बाय 1 जाएंगे सब में। जैसे मैपिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रॉब्लम, हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उसकी प्रॉब्लम है ये डेवलप की गई थी, मैपिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रॉब्लम टेक्निक, ये माइकल वाइट ने की थी। और उन्होंने बताया था कि जो क्वेश्चनिंग होगी वो इस एम पे होगी कि हम क्लाइंट की हेल्प करना चाहते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम ने उसकी ज़िंदगी पे असर डाला है ये हम जानना चाहते हैं। तो मैप करेंगे, इसको बोलते हैं मैपिंग, कि हम मैप करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम ने इन्फ्लुएंस कर दिया। और काउंसलर जो है ये पूछेगा कि प्रॉब्लम कैसे अफेक्ट कर रही है उसकी ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसके रिलेशनशिप, उसका वर्क, उसकी डेली फंक्शनिंग। जैसे कोई डिप्रेशन में है तो उससे पूछेंगे कि डिप्रेशन की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया, ऐसी क्या चीज़ हो गई कि आपको परेशानी हो रही है, तो ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सब हम पता करेंगे। नेक्स्ट है स्केलिंग। ये मॉलनर एंड डी शेजर ने 1987 में स्केलिंग की टेक्निक बताई थी। इसमें हम क्लाइंट से पूछेंगे कि वो रेट करे अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस 0 से लेकर 10 स्केल के बीच में, कि कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सी प्रॉब्लम सबसे बुरी है, कौन सी प्रॉब्लम उससे थोड़ी ढंग की है, और जो ढंग की है तो वो क्यों ढंग की है, ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेज है जिसमें ढंग की हैं। तो हम रिवर्स स्केल पे उसको देखना शुरू करेंगे। इफेक्टिव स्केलिंग टेक्निक कहते हैं इसको। ये यूज़फुल होती है क्लाइंट के लिए क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे एक्सेप्शंस बताना या नोटिस करना डिफरेंसेस। तो थेरेपिस्ट जो होता है वो क्लाइंट से आस्क पूछता है और उसे बोलता है कि वो रिकॉर्डिंग में एक रिटर्न रिकॉर्ड बनाए और उसमें रेट करे कि कौन सी प्रॉब्लम सबसे बुरी है और उससे बेहतर कौन सी है। तो 0 से लेकर 10 के स्केल में वो अपनी प्रॉब्लम्स को रेट कर देता है और फिर हम उस रेटिंग के हिसाब से फोकस करते हैं बेस्ट डेज कौन से थे क्लाइंट के जब 0 प्रॉब्लम थी, 0 स्केल पे जो प्रॉब्लम थी। तो हाईलाइट करते हैं फिर उस इन्फॉर्मेशन को और फिर हम एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जर्नलिंग का मतलब होता है एक लॉग बनाना, एक स्ट्रक्चर्ड लॉग बनाना, मतलब उसको लिखना है एक पूरी स्टोरी कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जब वो एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता क्लाइंट और वो अपने गोल नहीं डेवलप कर पाता है कुछ भी, तो उसको बोला जाता है कि तुम जर्नल बनाओ, अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें हो रही हैं उसको लिखो टाइमलाइन के हिसाब से, और कब प्रॉब्लम नहीं थी वो भी लिखो और उसके गोल क्या होते हैं वो भी लिखो। जब क्लाइंट ऐसा डिस्क्राइब करता है तो क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों बैठ के ये देख सकते हैं कि कैसे उसने कोप अप किया, कैसे चीज़ें डिफरेंट थी और वो कैसे आगे बढ़ा। और ये हेल्प करता है क्लाइंट को एक्सेप्शंस ढूंढने में और गोल अटेन करने में और रियलिस्टिक गोल बनाने में। फोर्थ जो है व्हाट इज़ बेटर। तो हम ये पूछते हैं, ये फॉलोअप सेशंस में होता है, ये डी शेजर ने बताया था 1994 में। सिंपल क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं फॉलोअप। इसमें हम पूछते हैं व्हाट्सअप, व्हाट्स बेटर, व्हाट, ये इस तरह से, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, इस तरह से। जब हम ऐसा करते हैं तो शुरू से ही एक रैपोर्ट बैठ जाता है क्लाइंट के साथ और हम क्लाइंट के बारे में उसकी प्रॉब्लम्स के डिस्कस कर सकते हैं और एक्सेप्शन ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है द सरप्राइज टास्क। द सरप्राइज टास्क जो है जब हम कपल और फैमिलीज़ के साथ करते हैं, जब हम दोनों पार्टनर में से एक फैमिली मेम्बर को बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ सरप्राइज़ तैयार करो फैमिली मेम्बर के लिए 2 ओकेशंस पे। तो जब दूसरा वाला मेंबर होता है, जब वो इसको देखता है तो वो याद करता है कि उसने कब पहले वाले मेंबर को सरप्राइज़ दिया था। नेक्स्ट है
एक्लेक्टिज्म। एक्लेक्टिज्म का मतलब होता है जो हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजिकली, मतलब एक के बाद एक कौन सी थ्योरी हमें कब अप्लाई करनी है, इस तरह से। तो जब हम पूरे काउंसलर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स लेता है और डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को एक साथ इंटरवोव करके पेशेंट के ऊपर अप्लाई करता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एक्लेक्टिसिज्म, जिसमें ये कंसेप्चुअलाइज्ड होता है पूरा कंसेप्ट, क्योंकि हम पूरी जो थ्योरीज हैं उनको जगह जगह पे यूज़ करते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए, और सो दैट ये इफेक्टिवली काम करे और उसको फैसिलिटेट करे सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग। काफ़ी बड़ा टॉपिक था ये, बट जैसे मैंने बताया इसमें टिक मार्क लगे हुए हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है एटलीस्ट देखा जाए तो सब में ऑलमोस्ट एक जैसी बातें की हैं। तो अगर आप एक ढंग से एक बार ये वीडियो सुन लेंगे तो आई थिंक आप अपने आप ही सारा कुछ लिख पाएंगे। बस डू नॉट फॉरगेट टू लर्न दीज हेडिंग्स बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। तो जितना आप ये हेडिंग्स जो डार्क में है, बोल्ड में लिखी हुई हैं, इनको आप लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So friends, I hope my videos are useful to you. Do not forget to subscribe and share my videos to rest of the students. Thanks for watching. फिर से आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।